हेलो एवरीवन, आई एम रेनू। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 और उसका लास्ट टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है, और इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्रीशन देखिए होता क्या है। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन अगर हम दें तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर होती हैं या जो भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, उनसे बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स को, अगर वो वेस्ट हैं, बॉडी के काम में नहीं आ रहे हैं, तो उनको बॉडी से रिमूव करना बहुत बहुत जरूरी होता है। और इसी रिमूवल ऑफ वेस्ट को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ठीक है। तो मेजर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। अब देखिए बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? तो आपने ये पढ़ा है कि रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट होता है आपकी बॉडी में, तो वहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू? आपकी बॉडी के लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है। तो ये एक बहुत क्लियर सा फंडा है कि आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। अब हम दूसरी डिफरेंट और एक्टिविटीज के बारे में या मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात करें, तो वहां पर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं। और वो जो वेस्ट हैं उनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं। अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे या इकट्ठे हो जाएंगे तो बॉडी के अंदर बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, वो यूरिया किसके थ्रू? हमारी बॉडी में जो किडनीज होती हैं प्रेजेंट, सब लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो किडनीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ये एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है। सम ऑफ द सॉल्ट्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, वो पसीने के रूप में या स्वेट के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है। और उसकी जो यूनिट होती है फंक्शनल, वो क्या कहलाती है? किडनीज कहलाती हैं। तो आपकी बॉडी में जो वेल डेवलप्ड सिस्टम है एक्सक्रीशन के लिए, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम नाम दिया गया है। और उसकी जो यूनिट है वो किडनी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मोस्टली आपने सुना होगा किसी की किडनी फेल हो गई तो उसको डोनर नहीं मिल रहा है या उसको किडनी की जरूरत है। तो इस तरह के जो आप न्यूज सुनते हैं, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये किडनीज होती क्या है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ए पेयर ऑफ किडनी। देखिए यहाँ पर एक पेयर ऑफ किडनी। ठीक है। अब ये जो पेयर ऑफ किडनी का मतलब दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, और बैक बोन जो आपकी होती है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अभी किडनीज की अगर हम एडल्ट के अंदर बात करते हैं, तो किडनीज की जो लंबाई होती है या लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है उनकी, एंड 150 ग्राम उनका वेट होता है। क्लियर? अब मेन फंक्शन हम किडनी का बात करें यहाँ पर, तो किडनी के जो मेन फंक्शन क्या है, वो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं वो ब्लड के थ्रू किडनी में आते हैं, वहां से उनका फिल्ट्रेशन होता है, तो उस ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस का मतलब कुछ जो आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम और इसी तरह के जो आयंस हैं, वो आपकी बॉडी से किस अमाउंट में बाहर जाएंगे या जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस कहते हैं। यानी बॉडी के अंदर उन आयंस का होना या ना होना वो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस कहलाता है। उसको मेंटेन करने का काम करती है किडनी, और उसके साथ साथ यूरिन का फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि किडनीज जो होती हैं वो रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, आपकी बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, और उनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। क्लियर? यहां से देखिए आप दोनों किडनी से निकलती हुई आपको कुछ पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये कनेक्ट हो जाती हैं आकर किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये जो स्ट्रक्चर होती हैं, जब यूरिन का फॉर्मेशन किडनीज के अंदर होता है तो वहां से उस यूरिन को पास करती हैं कहां तक? यूरिनरी ब्लैडर तक, और इनको हम कहते हैं यूरेटर।
तो 2 किडनीज हैं, 2 ही आपके पास यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी से निकलता है एक एक यूरेटर और फिर वो कनेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो यूरिनरी ब्लैडर की अब हम बात करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर एक्चुअल में एक मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यूरिन को स्टोर किया जाता है, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके कलेक्ट हो जाता है। जब उसका प्रॉपर अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है उसके बाद उसको यूरिथ्रा के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है। देखिए बच्चों, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एंड इसके साथ साथ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरिथ्रा। ठीक है, 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरिथ्रा, ये इसके मेन पार्ट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है किडनीज का मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, साथ में यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये जो फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी जो किडनीज हैं वो यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं, तो ये एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है यूरिन, तो हम यहाँ बात करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ईच किडनी जो होती है वो नेफ्रॉन्स से मिलके बनी होती है। हर किडनी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस तरह की एक बेसिक स्ट्रक्चर हर किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है और ये मिलियन ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हर किडनी के अंदर, जो कि उसकी एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। यहां पर देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड को फिल्टर कहाँ किया जाता है, या किडनीज का मेन रोल क्या होता है। तो किडनीज के लिए आपको फंक्शन बताए थे मैंने कि वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन करता है, साथ में ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, ये तो मेन फंक्शन होगा किडनी के। अभी हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फिल्ट्रेशन यूनिट। ठीक है, तो किडनीज का फंक्शन जो है ब्लड को मेंटेन करना, ब्लड को क्लीन प्योरीफाई करना, उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना, बट ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं नेफ्रॉन्स। एंड ईच किडनी कंटेन्स मिलियन नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब इन नेफ्रॉन्स का मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, जो भी ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ रीनल आर्टरी के थ्रू नेफ्रॉन के अंदर एंटर होता है तो उसका पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो कि वापस से यूरिन में डाले जाते हैं, एंड इसके बाद जो कंसंट्रेटेड यूरिन है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये नेफ्रॉन्स के फंक्शन है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा नेफ्रॉन्स के फंक्शंस क्या होते हैं एंड किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि नेफ्रॉन की जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है और उसके हर पार्ट के क्या फंक्शन होते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्चुअल में यूरिन है क्या। जो नेफ्रॉन है उसका फंक्शन क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन एक्चुअल में है क्या, यूरिन है वाटर प्लस सम सॉल्ट्स प्लस यूरिया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिन का कंपोजिशन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो आप ये एक चीज याद रखिए, यूरिन इज फॉर्म्ड विद यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड प्लस सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर, स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ
यूरिक एसिड, इन सब का जो मिक्सचर है उसी को हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। और ये कहाँ फॉर्म होता है, नेफ्रॉन के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और वहां से टाइम टू टाइम पास आउट कर दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बोमन कैप्सूल। ठीक है, देखिए आपको ये कप शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल। क्लियर। इसके अंदर एक गुच्छा दिखाई दे रहा है आपको, या टफ्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर इसके अंदर एंटर होती है किसी भी नेफ्रॉन के अंदर, वो वहां पर जाकर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। और वो जो स्मॉल ब्रांचेज हैं वो कैपिलरीज का एक टफ्ट बना लेती हैं और उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्लियर। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये कप शेप स्ट्रक्चर कंटिन्यू होती है एक कॉइल्ड ट्यूब के अंदर। और ये जो कॉइल्ड है, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई है, बोमन कैप्सूल से जुड़ी हुई है, तो इसको हम कहते हैं पीसीटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम कहते हैं पीसीटी। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कन्वोल्यूटेड का मतलब कॉइल्ड, प्रॉक्सिमल का मतलब जो कि स्टार्टिंग एंड होता है उसका। तो ये बोमस कैप्सूल के साथ कनेक्ट है स्टार्टिंग एंड, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके बाद देखिए ये एक कंटिन्यू होता है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में। किस में कंटिन्यू हो रहा है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर में कंटिन्यू हो रहा है। और ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है ये हेनले, और क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इसलिए इसका नाम लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ इसके स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं जो आप सीनियर क्लासेज में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ कॉमन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर अगेन देखिए यहाँ पर आपको एक कॉइल्ड ट्यूब नजर आ रही है और इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये जो ट्यूब है कॉइल्ड वाली, ये बोमन कैप्सूल से डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। उसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है एक बड़ी ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहां पर देखिए आपको ये स्ट्रक्चर, ये जो एंड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक ही कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट नेफ्रॉन्स जो हैं उनके कनेक्शंस हैं, या आप कह सकते हैं कि एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन्स ओपन हो सकते हैं। यहाँ से जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है पूरे प्रोसेस में, वो यूरिन फिर रीनल पेल्विस तक जाता है और वहां से यूरेटर के थ्रू जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स का मेन फंक्शन क्या है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड क्या है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जिस ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ग्लोमेरुलस में आता है। अब ग्लोमेरुलस क्या है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, और ये किसके थ्रू आता है, रीनल आर्टरीज के थ्रू ग्लोमेरुलस में आ जाता है। ठीक है, यहां पर आकर देखिए ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। क्यों होता है, तो देखिए आप आर्टरीज की अगर बात करें और फिर कैपिलरीज की बात करें तो आप ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में या सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम आर्टीरियोल कहते हैं। आर्टीरियोल फिर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर बहुत कम होता है और जब ब्लड वहां आर्टरीज से कैपिलरी तक पहुंचता है तो उसका प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है। एंड ड्यू टू हाई प्रेशर ये जो ब्लड होता है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो फिल्टर हो रहा है ब्लड, इसमें देखिए इस फिल्ट्रेट में वाटर प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, यूरिया प्रेजेंट है, कैल्शियम पोटेशियम आयन प्रेजेंट है,
सोडियम एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट है ये कहाँ पर आ गया, अब बोमन कैप्सूल के अंदर आ गया, और बोमन कैप्सूल की जो वॉल होती है यहाँ पर ये इसके इनर पार्ट में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो फिल्ट्रेट है वो बोमन कैप्सूल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर फिर अगेन एक बार फिल्ट्रेशन होता है, और ये जो सेकेंड फिल्ट्रेशन है ये बोमन कैप्सूल की वॉल से कंप्लीट होता है। क्लियर? तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो गया, ग्लोमेरुलस में हुआ, एंड सेकेंड फिल्ट्रेशन बोमन कैप्सूल की वॉल से हुआ। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें क्या प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स। फिल्टर के अंदर क्योंकि ये कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, और उनकी जो वॉल्स होती हैं वहां से ब्लड प्रोटीन और ब्लड सेल्स फिल्टर आउट नहीं होती हैं, बाकी जो लिक्विड पार्ट है वो फिल्टर हो जाता है, और वो जो फिल्ट्रेट है वो फिर अगेन फिल्टर होता है, एंड उस फिल्ट्रेट के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है। अब जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट इस ट्यूब के अंदर एंटर होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन सब चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाती हैं। क्या हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू ये सब चीजें बाहर आ जाती हैं, कहां से, पीसीटी की वॉल से। ओके, एंड इसके चारों तरफ कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो कैपिलरीज में एंटर हो जाती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट्स एंड वाटर टेक्स प्लेस इन पीसीटी, वॉल ऑफ पीसीटी। ठीक है, अब जब ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है उसके अंदर यूरिया, एक्सिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कंटिन्यू होता है किसके अंदर, हैंडलेज लूप के अंदर जाता है। हैंडलेज लूप में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है जहां पर कि सोडियम बाहर आ जाता है, और वाटर का जो एक्सिस अमाउंट है वो भी इस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाता है। क्लियर? देन जो फिल्ट्रेट है, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट, वो एंटर हो जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहां पर जो यूजफुल कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं या कुछ ऐसे आयंस हैं जो कि बॉडी से बाहर निकलने जरूरी होते हैं, उनका सीक्रेशन कहाँ हो जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर? अब आपके पास जो बचा, जो भी फिल्ट्रेट है उसके अंदर यूरिया है, सॉल्ट्स हैं एंड वाटर है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर है वो फिर से रीअब्सॉर्ब होता है, कहां पर, कहां पर होता है, क्योंकि डीसीटी किससे किससे जुड़ा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है। कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और कंसंट्रेटेड यूरिन किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट आगे पास होता है, और फिर वो यूरेटर से निकलकर कहां पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और फिर उसको टाइम टू टाइम यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है। तो बच्चों ये हो गई वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। एंड एक बार मैं फिर इसको क्विक इसका एक आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ से जाता है, रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ एंटर होता है, ग्लोमेरुलस में एंटर होता है। ग्लोमेरुलस एक टफ्ट है कैपिलरीज का, जहां पर कि ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और जो फिल्ट्रेट है वो बोमन कैप्सूल में आ जाता है। बोमन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, कैल्शियम, पोटेशियम आयन, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। यहां पर अगेन एक बार और फिल्ट्रेशन होता है, और जो अब की बार फिल्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बोमन कैप्सूल की वॉल के थ्रू होता है। अब ये जो फिल्ट्रेट है
वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एंटर होता है। यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम आयंस और वाटर, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, वाटर, ये सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि ये इसकी वॉल से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, तो कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस तरह से ये जो फिल्ट्रेट अब है कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि इसमें से ये सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये हैंडलेज लूप में एंटर होता है, यहाँ पर फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का, और साथ में वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर कंसंट्रेटेड जो फिल्ट्रेट है वो एंटर हो जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ आयंस का सिक्रीशन भी होता है, और वो जो सिक्रीशन है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का, वो कहाँ पर होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब कंसंट्रेटेड जो भी यूरिन है उसके अंदर वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो कलेक्टिंग डक्ट में एक बार फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर विद यूरिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड and some amount of salt form urine which is passed through the ureter to the urinary bladder where it is stored, and urinary bladder से यूरिथ्रा के थ्रू उसको टाइम टू टाइम रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो इसका एक क्विक रिकैप आपने देखा, इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट की या किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है, तो क्या होता है उस केस में? तो आपने कभी कभी न्यूज में पढ़ा होगा या देखा होगा कहीं पर कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी फेल हो जाती है। अब क्योंकि किडनी अगर फेल हो जाएगी तो देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत टॉक्सिक होते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये रहते हैं या किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अक्यूमुलेट होते हैं या इकट्ठे होते हैं, तो वो ऑर्गन फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि किडनी तो फेल हो ही चुकी है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसके दूसरे ऑर्गन भी काम करना बंद कर देंगे। तो मेन क्या क्या इसमें फंक्शन है कि अगर किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो उसके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, और वो जो मशीन होती है उस मशीन को क्या कहते हैं? उस मशीन को हम कहते हैं डायलाइजिंग मशीन, ठीक है, या उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डायलाइजिंग मशीन या आर्टिफिशियल किडनी एक्चुअल में डायलिसिस के लिए हेल्प करती है। अब देखिए इस मशीन में एक्चुअल में होता क्या है कि पेशेंट जो जिसकी किडनी फेल हो जाती है उस पेशेंट का ब्लड पास किया जाता है एक आर्टिफिशियल मशीन के अंदर, और उसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन फिल होता है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, और जो प्योर ब्लड है वो ब्लड अगेन वेन के थ्रू पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे ही ये ब्लड ट्यूब्स के अंदर या इस ट्यूब के अंदर पास आउट होता है, यहाँ से यूरिया डिफ्यूज हो जाता है और सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है, और जो क्लीन ब्लड है उसको फिर से वेन के थ्रू पंप कर दिया जाता है पेशेंट के अंदर। इस तरह से ये डायलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि डोनर अगर मिल जाता है तो ऐसे पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर दी जाती है किडनी, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। डायलिसिस परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगेन एंड अगेन कुछ टाइम के बाद इसको रिपीट करना पड़ता है, और क्योंकि बहुत कॉस्टली भी होता है और साथ में पेनफुल भी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। तब तक वेट किया जाता है जब तक कि डोनर नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ ये देखिए, ये तो हम यहाँ पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स के पास देखिए बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है। प्लांट्स के पास किसी भी तरह के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। क्लियर? प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं गैस के रूप में,
वो CO2 या O2 के रूप में फॉर्म होते हैं और उनको हम जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा या लेंटिल्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। अब दूसरे तरह के जो प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो कुछ केमिकल्स के रूप में फॉर्म होते हैं और वो जो केमिकल्स हैं वो गम या रेजिन के रूप में उनकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से प्लांट्स उनसे छुटकारा पा लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो रूट्स के थ्रू सॉइल में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो होते हैं प्लांट के अंदर वो उनकी बार्क यानी कि छाल जो होती है उसके नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं और जैसे हम कोई जो बार्क होती है वो गिरती है, शेड ऑफ होती है या पील किया जाता है उसको, तो उसके थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से जो ओल्ड लीव्स जब शेड ऑफ होती हैं प्लांट से, देखिए ओल्ड लीव्स जब शेड ऑफ होती हैं तो वहां पर उनके साथ वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से जब फ्रूट्स गिरते हैं यानी जब फ्रूट्स राइप हो जाता है तो जनरली आपने देखा होगा कि वो डिटैच हो जाता है प्लांट की बॉडी से या ट्रीज की बॉडी से, और जब वो नीचे गिरता है तो उसके साथ वो वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ये कंप्लीट हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आई बटन पर जाएं और वहां पर उसको आपको नेक्स्ट लिंक मिल जाए।